संपत्ति की सुरक्षा, ये सवाल हम सबके लिए कितना अहम है ना? बिल्कुल, रोजमर्रा की बात है। लेकिन जब कोई हमारी संपत्ति पर गलत नजर डालता है या उसे छीनने की कोशिश करता है, तब कानून कैसे सामने आता है? हाँ, ये जानना जरूरी है। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रावधानों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। आज हमारी चर्चा भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 की धारा 311 से 315 पर ही रहेगी। अच्छा। ये धारा है लूट, डकैती और संपत्ति का जो आपराधिक दुरुपयोग होता है, मतलब क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, ऐसे अपराधों से जुड़ी हैं। हम देखेंगे कि कानून इनको कैसे परिभाषित करता है और अलग-अलग स्थितियों में सजा का क्या प्रावधान है। और ये सारी जानकारी सीधे BNS 2023 के टेक्स्ट से ली गई है, ये स्पष्ट कर दें। हाँ बिल्कुल, ये सोर्स मटेरियल है हमारा। हमारा मकसद है इन कानूनी प्रावधानों की तह तक जाना, उनकी बारीकियों को समझना, खासकर अपराध की गंभीरता और सजा के बीच का जो संबंध है उसे समझना। सही कहा। हम चर्चा शुरू करेंगे लूट और डकैती के उन मामलों से जहां खतरा ज्यादा होता है, जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल या गंभीर चोट पहुंचाने जैसी स्थितियां। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे संगठित अपराध, मतलब गिरोहों से जुड़े प्रावधान। अच्छा, गैंग्स वगैरह। हाँ, और फिर हम संपत्ति के आपराधिक दुरुपयोग, उसके अलग अलग पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे। इसमें वो आम स्थितियां भी आएंगी, जैसे कोई खोई हुई चीज मिल जाना। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधे आते हैं धारा 311 पर। हाँ, ये किस स्थिति की बात करती है? देखिए, धारा 311 कहती है कि अगर लूट या डकैती करते समय, मतलब अपराध के दौरान, हाँ। अपराधी को एक घातक हथियार इस्तेमाल करता है या किसी को गंभीर चोट पहुंचाता है या फिर ऐसा करने की कोशिश भी करता है। कोशिश भी? अच्छा, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा काफी गंभीर है। कानून यहाँ बहुत साफ और सख्त है। ऐसे मामले में अपराधी को कम से कम 7 साल की कैद। कम से कम 7 साल? जी हाँ, न्यूनतम 7 साल। ये दिखाता है कि कानून संपत्ति अपराधों के दौरान हिंसा के इस्तेमाल या उसके प्रयास को भी कितनी गंभीरता से लेता है। एक कड़ा संदेश है शायद। बिल्कुल। और धारा 312 ये भी घातक हथियार से जुड़ी है, पर थोड़ी अलग लग रही है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई लूट या डकैती करने का प्रयास करते समय ही घातक हथियार से लैस पाया जाता है, हाँ, तब भी सजा कम से कम 7 साल होगी। यहाँ तो हथियार का इस्तेमाल हुआ भी नहीं। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। धारा 311 तब लगती है जब अपराध के दौरान हथियार का इस्तेमाल हुआ हो या चोट पहुंचाई गई हो। ठीक। लेकिन धारा 315 अपराध के प्रयास के दौरान सिर्फ घातक हथियार पास रखने पर ही लागू हो जाती है। अच्छा, सिर्फ हथियार पास होने पर भी? हाँ, मतलब अगर कोई हथियार लेकर लूट करने निकला है पर कामयाब नहीं हुआ या मान लीजिए किसी वजह से रुक गया, तब भी उसे कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कानून सिर्फ नुकसान होने पर ही नहीं, बल्कि नुकसान पहुंचाने की जो तैयारी है, जो इरादा है, उसको भी बहुत गंभीरता से देख रहा है, खासकर जब घातक हथियार शामिल हो। निश्चित रूप से ये प्रावधान अपराध करने की मंशा और उसकी तैयारी को भी सजा के लायक बनाता है, क्योंकि वो समाज के लिए एक संभावित खतरा तो है ही। सही बात है। और दोनों ही स्थितियों में, मतलब धारा 311 और 312 में न्यूनतम सजा का 7 साल होना इसी गंभीरता को दिखाता है। ये तो वही गंभीर व्यक्तिगत लूट और डकैती की बात। लेकिन कानून संगठित अपराध पर भी ध्यान देता है ना? भले ही वो शायद कम हिंसक हो। यहीं पर शायद धारा 313 आती है, गिरोहों से संबंधित। सही कहा आपने। धारा 313 उन लोगों पर लागू होती है जो ऐसे व्यक्तियों के गिरोह से जुड़े होते हैं जो आदतन, मतलब हैबिचुअली, आदतन, हाँ, चोरी या लूट करते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, ये डकैतों के गिरोह की बात नहीं है। अच्छा, डकैतों से अलग? हाँ, उनसे अलग। ये ऐसे गिरोह हैं जो नियमित रूप से चोरी या लूट में शामिल रहते हैं। और इस तरह के गिरोह का सदस्य होने की सजा क्या है? इसके लिए 7 साल तक का कठोर कारावास और जुर्माना भी हो सकता है। 7 साल तक? हाँ, तक। और यहाँ आदतन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि कानून सिर्फ 1-2 घटनाओं को नहीं देख रहा, बल्कि अपराध के एक संगठित और बार बार होने वाले पैटर्न पर निशाना साध रहा है। ये एक तरह से संगठित अपराध की जड़ों पर प्रहार करने का तरीका है। ठीक है। तो व्यक्तिगत हमलों और गिरोहों के बाद अब उस अपराध की बात करते हैं जो शायद ज्यादा व्यक्तिगत है और शायद ज्यादा आम भी हो सकता है। संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। धारा 314 इसी के बारे में है ना? जी हाँ। इसकी मूल अवधारणा क्या है? मतलब ये होता क्या है? देखिए, धारा 314 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी चल संपत्ति,
मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी का बेईमानी से, डिसऑनेस्टली दुरुपयोग करता है या उसे अपने इस्तेमाल के लिए बदल लेता है, मतलब कन्वर्ट कर लेता है अपने फायदे के लिए। हाँ, अपने इस्तेमाल के लिए, तो वो व्यक्ति अपराधी है और इसके लिए सजा 6 महीने से लेकर 2 साल तक की कैद हो सकती है किसी भी तरह की, और जुर्माना भी लग सकता है। तो यहाँ सबसे जरूरी शब्द हुआ बेईमानी से, है ना, डिसऑनेस्टली। अगर इरादा बेईमानी का नहीं है तो शायद ये अपराध नहीं बनेगा। बिल्कुल। बेईमानी से किया गया काम ही इस अपराध का आधार है। अगर बिना बेईमान इरादे के कोई गलती से किसी और की चीज इस्तेमाल कर ले, हाँ, तो वो इस धारा के तहत नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही बेईमानी का इरादा जुड़ जाता है, स्थिति एकदम बदल जाती है। बीएनएस में इसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं जो इसे समझने में काफी मदद करते हैं। हाँ, वो इलस्ट्रेशंस काफी अच्छे हैं। जैसे एक उदाहरण है कि कोई व्यक्ति है, वो गलती से किसी और की चीज उठा लेता है, ये सोच करके वो उसकी अपनी है। यहाँ तक तो कोई अपराध नहीं हुआ। नहीं, यहाँ तक नहीं। लेकिन जब उसे पता चलता है कि अरे ये चीज तो मेरी नहीं है, और फिर भी वो बेईमानी से उसे अपने पास रख लेता है या इस्तेमाल कर लेता है, तब हाँ, तब वो धारा 314 का दोषी हो जाता है। अच्छा। ये उदाहरण बिल्कुल साफ करता है कि अपराध का क्षण तब आता है जब जानकारी होने के बावजूद बेईमान इरादा आ जाता है। एक और उदाहरण था दोस्त की लाइब्रेरी से किताब लेने वाला। हाँ, वो भी दिलचस्प है। अगर दोस्त की सहमति मानकर ली, शायद इम्प्लाइड कंसेंट थी, तो ठीक है। लेकिन बाद में अगर उसे अपने फायदे के लिए बेच दिया, तो ये आपराधिक दुरुपयोग बन गया, क्योंकि इरादा बदल गया और बेईमानी आ गई। बिल्कुल। एक और स्थिति है संयुक्त संपत्ति की। मान लीजिए 2 लोग एक घोड़े के मालिक हैं, पार्टनर हैं। हाँ, जॉइंट ओनरशिप। एक मालिक उसे ले जाता है, यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि उसका भी हक है। हाँ, आधा हक तो है। लेकिन अगर वो उसे बेचकर सारा पैसा अकेले रख लेता है, तब गड़बड़ है। हाँ, तो ये दूसरे मालिक के हिस्से का आपराधिक दुरुपयोग माना जाएगा। सही। ये सारे उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे एक सामान्य दिखने वाली स्थिति भी बेईमानी इरादे के जुड़ते ही अपराध बन सकती है। और कानून ये भी कहता है कि थोड़े समय के लिए किया गया दुरुपयोग भी अपराध है। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है स्पष्टीकरण 2 में। जैसे किसी और का मिला हुआ कोई सरकारी प्रॉमिसरी नोट है जी, जिसे लौटाने का इरादा हो शायद बाद में, लेकिन उसे भी अगर अपने फायदे के लिए गिरवी रख दिया तो ये अपराध है, भले ही बाद में लौटाने का सोचे। हाँ, उस क्षण का जो बेईमानी वाला काम है वही काफी है अपराध बनने के लिए। बात का इरादा उसे बदल नहीं सकता। ये तो बहुत क्लियर है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद हम में से कई लोगों के लिए बहुत काम का हो सकता है, खोई हुई चीज मिलने की स्थिति। हाँ, ये अक्सर होता है। धारा 314 का स्पष्टीकरण 2, एक्सप्लेनेशन 2, इसी के बारे में है। अगर किसी को कोई खोई हुई चीज मिलती है तो उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है कानून के हिसाब से? देखिए, कानून यहाँ बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आपको कोई ऐसी चीज मिलती है जो किसी के कब्जे में नहीं है, मतलब खोई हुई है, और आप उसे असली मालिक के लिए सुरक्षित रखने या उसे लौटाने के इरादे से उठाते हैं, नेक इरादे से। हाँ, नेक इरादे से, तो आपने कोई अपराध नहीं किया। ये तो एक अच्छा काम माना जाएगा। ठीक है, तो फिर अपराध कब बनता है? मान लीजिए मुझे सड़क पे एक वॉलेट मिला। अपराध तब बनता है जब या तो 1, आपको पता है कि वॉलेट किसका है, या आपके पास पता लगाने के साधन है, जैसे वॉलेट में आईडी कार्ड है। हाँ, बिल्कुल, या कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, फिर भी आप उसे अपने इस्तेमाल में ले लेते हैं। ये पहली स्थिति है। और दूसरी ये कि आपको मालिक का पता नहीं है, लेकिन आपने उसे खोजने का उचित प्रयास नहीं किया, रीजनेबल मीन्स नहीं अपनाए। उचित प्रयास। और उचित समय तक इंतजार किए बिना ही, मतलब रीजनेबल टाइम दिए बिना ही उसे अपना मान लिया या खर्च कर दिया। ये उचित प्रयास और उचित समय क्या है? ये तो बहुत सब्जेक्टिव लग सकता है, मतलब कैसे तय होगा? हाँ, ये थोड़ा सब्जेक्टिव है और मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। जैसे अगर सड़क पे 1 रुपया मिला है तो शायद मालिक को खोजना संभव ही ना हो। हाँ, मुश्किल है। लेकिन अगर एक महंगा फोन मिला है या वॉलेट जिसमें आईडी और संपर्क जानकारी है, तो कानून आपसे उम्मीद करता है कि आप मालिक तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कोशिश करना जरूरी है। उचित साधन का मतलब हो सकता है आईडी देखना, आसपास पूछना या शायद पुलिस को इन्फॉर्म करना। और उचित समय का मतलब है कि तुरंत उसे बेच न देना या इस्तेमाल न कर लेना। कुछ समय देना ताकि मालिक उसे ढूंढ सके या आपसे संपर्क कर सके। अच्छा, और कानून ये भी कहता है कि मालिक का नाम जानना जरूरी नहीं है। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। आपको मालिक का नाम जानना जरूरी नहीं, बस इतना काफी है कि आपको पता हो कि ये चीज आपकी नहीं है और आपको सद्भावनापूर्वक यह विश्वास ना हो कि असली मालिक मिल ही नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि मालिक मिल सकता है और आपने कोशिश नहीं की तो गड़बड़ है। समझ गए।
बीएनएस में इसके भी कई उदाहरण हैं जो इस बात को और साफ करते हैं। हाँ, वो काफी मददगार हैं। जैसे सड़क पर मिला रुपया उठाना अपराध नहीं, नहीं, लेकिन अगर पत्र के साथ बैंक नोट मिले और पत्र से मालिक का पता चल सकता हो, फिर भी नोट रख लेना, यह अपराध है। बिल्कुल, क्योंकि पता लगाने का साधन था। या कोई वाहक चेक मतलब बेरर चेक मिले जिस पर जारी करने वाले का नाम है, जिससे मालिक का पता लग सकता है शायद, हाँ, बैंक से पता चल सकता है। और आप बिना कोशिश किए उसे रख लें तो ये भी अपराध है। सही। एक और उदाहरण था कि आपने किसी का पर्स गिरते देखा, लौटाने के इरादे से उठाया, पर बाद में मन बदल गया और खुद इस्तेमाल कर लिया। हाँ, यहाँ भी अपराध बन गया क्योंकि इरादा बदल गया। शुरू में नेक था, बाद में बेईमान हो गया। या पर्स मिला, बाद में पता चला किसका है, फिर भी रख लिया, ये भी अपराध। बिल्कुल। और अगर कोई कीमती अंगूठी मिले और आप मालिक को खोजने की कोशिश किए बिना फौरन बेच दें। हाँ, ये तो बिल्कुल साफ केस है आपराधिक दुर्विनियोग का। आपने उचित प्रयास नहीं किया, उचित समय नहीं दिया। तो मूल बात ये हुई कि खोई हुई चीज मिलने पर कानून आपसे एक जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करने की उम्मीद करता है। हाँ, मालिक को खोजने का ईमानदार प्रयास करें और चीज को हड़पने का बेईमान इरादा न रखें। बिल्कुल सही समझा आपने। ये प्रावधान खोए हुए सामान के मालिक के अधिकारों की रक्षा करते हैं और पाने वाले पर एक नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी डालते हैं। चलिए अब इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं, धारा 315। ये एक बहुत ही विशिष्ट और कह सकते हैं संवेदनशील स्थिति से जुड़ी है। हाँ, बिल्कुल। किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति का दुरुपयोग। जी, धारा 315 तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करता है जिसके बारे में उसे पता है। उसे पता है। हाँ। उसे पता है कि वो संपत्ति किसी मृत व्यक्ति के कब्जे में थी जब उसकी मृत्यु हुई, और वो संपत्ति अभी तक किसी कानूनी हकदार मतलब लीगल है के कब्जे में नहीं आई है। ये तो वाकई बहुत ही नाजुक स्थिति है। इसके लिए सजा क्या तय की गई है? सामान्य तौर पर इसके लिए 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। 3 साल तक? हाँ, लेकिन कानून यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात कहता है जो इसे और गंभीर बना सकता है। वो क्या से और गंभीर हो सकती है इसमें? हाँ, अगर ऐसा दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति मृतक का कर्मचारी था, जैसे कोई क्लर्क या नौकर। अच्छा, अगर एम्प्लॉय था तो? हाँ, तो सजा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 7 साल तक की कैद हो सकती है। 7 साल? ये तो धारा 311 और 312 के बराबर हो गया लगभग। हाँ, गंभीरता के स्तर पर। ये इतना सख्त क्यों है? इसका कारण क्या हो सकता है? कर्मचारी से उम्मीद की जाती है कि वो मालिक के प्रति वफादार रहेगा, खासकर ऐसे मुश्किल समय में जब मालिक की मृत्यु के बाद संपत्ति सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती है, असुरक्षित होती है। हाँ, कोई देखने वाला नहीं होता तुरंत। बिल्कुल। उस समय अगर कर्मचारी ही उसका दुरुपयोग करे तो कानून इसे कई ज्यादा गंभीर अपराध मानता है। बीएनएस में एक उदाहरण भी दिया है इसका। क्या उदाहरण है? कि मालिक की मृत्यु के बाद कानूनी वारिस के आने से पहले नौकर कुछ पैसों का दुरुपयोग कर लेता है। हाँ। तो ये स्पष्ट रूप से धारा 315 के तहत अपराध है, और क्योंकि वो नौकर था तो उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये धारा मृतक की संपत्ति को सुरक्षित रखने का एक प्रयास है, खासकर उस खालीपन के दौरान जब कोई कानूनी संरक्षक तुरंत मौजूद नहीं होता। बिल्कुल। और उन लोगों से बचाने का प्रयास है जिन पर शायद सबसे ज्यादा भरोसा किया गया था। एकदम सही। ये कानून की संवेदनशीलता को भी दिखाता है और भरोसे के महत्व को भी रेखांकित करता है। तो हमने आज भारतीय न्याय संहिता की धारा 311 से 315 तक का एक तरह से पूरा जायजा लिया। हाँ, काफी विस्तार से बात हुई। शुरुआत हुई गंभीर अपराधों जैसे लूट और डकैती से, जहां घातक हथियार का इस्तेमाल या गंभीर चोट पहुंचाने पर कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमने ये भी देखा कि कैसे कानून सिर्फ अपराध होने पर ही नहीं, बल्कि अपराध के प्रयास के दौरान घातक हथियार रखने, जो धारा 312 है, हाँ। और आदतन चोरी लूट करने वाले गिरोह का सदस्य होना, यानी धारा 313, इनको भी गंभीरता से लेता है और दंडित करता है। फिर हमने धारा 314 के तहत संपत्ति के आपराधिक दुरुपयोग की बारीकियों को समझा, और ये कि बेईमान इरादा इसमें कितना सेंट्रल है। हाँ, डिसऑनेस्ट इंटेंशन ही कुंजी है वहां। खोई हुई चीज मिलने पर हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, उचित प्रयास और उचित समय का क्या मतलब हो सकता है, ये भी स्पष्ट हुआ। और अंत में धारा 315 ने हमें एक बहुत ही विशिष्ट स्थिति, मृतक की संपत्ति के दुरुपयोग और उसमें भरोसे के उल्लंघन की गंभीरता के बारे में बताया, खासकर जब अपराधी मृतक का कर्मचारी हो। इन सभी धाराओं को देखते हुए एक बात जो मुझे बार बार महसूस हुई वो है बेईमानी का इरादा या डिसऑनेस्ट इंटेंशंस का महत्व। हाँ, ये लगभग हर उस अपराध का जिसकी हमने आज बात की मुख्य तत्व है। हाँ,
ये क्रिमिनल लॉ का एक बुनियादी सिद्धांत है कि अपराध के लिए सिर्फ एक्ट मतलब सिर्फ काम करना ही काफी नहीं, बल्कि गिल्टी माइंड मतलब गलत इरादा भी जरूरी है। एक्टस रियस और मेंस रिया जिसे कहते हैं।